हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 21 जनवरी का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ पर हम फर्स्ट न्यूज़ डिस्कस करेंगे। बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट 2016 में कुछ चेंजेस किए जाएंगे और चेंजेस करना इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि सीजीआई ने भी ये बात बोली थी कि यहाँ पर ये जो एक्ट है बहुत ही ज़्यादा अनरिफाइंड है, जिसकी वजह से यहाँ पर जुडिशियल पेंडेंसी बढ़ रही है। बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है और एक सिंपल बेल एप्लीकेशन को भी प्रोसेस होने में लगभग 1 से ज़्यादा साल लग जाता है, जिसकी वजह से इसमें चेंजेस करना ज़रूरी हो गया था। तो key trigger is the mountain of cases under the law as flagged by the CGI. Record show over 4 lakh arrests so far. अगर बिहार की यहाँ पर प्रेजेंट कैपेसिटी देखें तो 47,000 है, लेकिन लगभग यहाँ पर 70,000 लोग जेल में हैं, जिसमें से 25,000 तो सिर्फ लिकर लॉ के अंदर बुक्ड है। इसीलिए यहाँ पर लिकर लॉ में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत थी, इस लॉ को और ज़्यादा रिफाइंड बनाने की ज़रूरत थी। तो यहाँ पर लॉ को रिफाइंड किया गया। अब कैसे रिफाइंड किया जाएगा? तो फर्स्ट टाइम ड्रिंकर्स कुड गेट अवे विद द पेनाल्टी रादर देन फेस अरेस्ट। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम ड्रिंकर्स हैं उनको यहाँ पर सिर्फ पेनाल्टी देने के बाद ही छोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा व्हीकल्स जहाँ जिसमें लेकर मिल रहा है तो उसको कन्फिस्केट नहीं किया जाएगा, और अगर कन्फिस्केट किया भी जा रहा है तो सिर्फ यहाँ पर फाइन लेने के बाद रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो लैक ऑफ फोरसाइट की प्रॉब्लम थी जो कि इस लॉ में अब वापस से ठीक की जा रही है। जो भी ऑफेंसेस हैं वो अगर करंटली देखा जाए तो सिर्फ ट्रायल कोर्ट्स ही उनको सुनते हैं, लेकिन अब अमेंडमेंट के बाद इनको डिस्पोज किया जा सकता है बाय एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जो कि यहाँ पर डिप्टी कलेक्टर से नीचे की रैंक का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर ऑफेंसेस को नॉन कंपाउंडेबल जो ऑफेंसेस है उनको बेसिकली यहाँ पर नॉन कंपाउंडेबल नहीं रखा जाएगा। तो डिलीशन ऑफ सेक्शन 55 विच मेड ऑल ऑफेंसेस अंडर द एक्ट नॉन कंपाउंडेबल। नॉन कंपाउंडेबल का मतलब ये होता है कि आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट नहीं हो सकती। तो इसकी वजह से भी जो पेंडेंसी है वो बढ़ती थी कि यहाँ पर आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट नहीं हो सकती थी। अब इस लॉ को और ज़्यादा रिफाइन किया जाएगा। अब हम सेकेंड न्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो ये हमेशा से एक क्वेश्चन रहता है, क्या रिजर्वेशन यहाँ पर मेरिट को हार्म करता है? तो बेसिकली उसको ही यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया गया है कि रिजर्वेशन यहाँ पर मेरिट को हार्म नहीं करता है। तो रिजर्वेशन इज नॉट एट ऑड्स विद मेरिट बट फर्दर्स इट्स डिस्ट्रीब्यूटिव कॉन्सिक्वेंसेस। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है, मेरिट कांट बी रिड्यूस टू नैरो डेफिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस इन एन ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कोई इंडिविजुअल कैसा परफॉर्म करता है वो उसकी मेरिट तय नहीं कर सकता है। वो सिर्फ एक एग्जाम है जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर किसी की कॉम्पिटेंस डिटरमाइन कर सकता है, लेकिन उसकी ओवरऑल वो कितना कॉम्पिटेंट है वो सिर्फ एक एग्जाम डिटरमाइन नहीं कर सकता है, क्योंकि एक इंसान की कॉम्पिटेंसी यहाँ पर डिसाइड होती है उसके लाइफ एक्सपीरियंस की वजह से, उसके इंडिविजुअल कैरेक्टर की वजह से। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बेंच ने रेफ़र किया है कि कुछ यहाँ पर फॉरवर्ड क्लासेस हैं जिनको कुछ प्रिविलेजेस मिले हुए हैं। प्रिविलेजेस सिर्फ ये नहीं कि उनके पास यहाँ पर अच्छी क्वालिटी एजुकेशन है या उनको यहाँ पर कोचिंग क्लासेस मिल जाते हैं, नहीं, उसके अलावा भी उनके पास प्रिविलेजेस हैं जो कि हमें नहीं दिखते हैं। वो प्रिविलेजेस जैसे कि उनके पास सोशल नेटवर्क्स हैं, कल्चरल कैपिटल है जो कि उनको उनके फैमिली से मिलती है। अब यहाँ पर जो कल्चरल कैपिटल है, बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि जो बच्चा होता है उसका सबसे पहला जो सोशलाइजेशन होता है, प्राइमरी सोशलाइजेशन, वो फैमिली से होता है। अब यहाँ पर किसी फैमिली में कोई फर्स्ट जनरेशन लर्नर है तो उसको वो कल्चरल कैपिटल नहीं मिलेगी, उसको वो अनकॉन्शियस सोशलाइजेशन नहीं मिलेगा जो कि किसी उस इंसान को उसकी फैमिली से मिलेगा जो कि बेसिकली इसी फील्ड में है। तो द कल्चरल कैपिटल इंश्योर्स दैट अ चाइल्ड इज ट्रेंड। आप बेसिकली ऐसा समझ सकते हो कि किसी के अगर पेरेंट्स आईआईटीएन हैं तो उस बच्चे को आईआईटी में एडमिशन मिलना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि उसका बैकग्राउंड होता है, उसको पता होता है कि कैसे प्रिपरेशन करनी। तो ये जो कल्चरल कैपिटल है ये बेसिकली उस इंडिविजुअल को नहीं मिलेगी जो कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहा है और उसकी फैमिली का कोई भी बैकग्राउंड नहीं है आईआईटी में। तो कल्चरल कैपिटल इंश्योर्स दैट अ चाइल्ड इज ट्रेंड अनकॉन्शियसली बाय द फैमिलियल एनवायरनमेंट टू टेक अप हायर एजुकेशन और हायर पोस्ट कमेंसुरेट विद देयर फैमिलीज स्टैंडिंग। अगर हम ये देखें तो हमें ऐसा लगता है कि जो ओपन कंपटीशन है, बेसिकली ओपन कंपटीशन का मतलब तो यही है कि सबको यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है पार्टिसिपेट करने की, लेकिन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है क्योंकि यहाँ पर सबको सेम रिसोर्सेज की एक्सेसिबिलिटी नहीं है। इसीलिए यहाँ पर कुछ लोगों को आपको पेडेस्टल में ऊपर रखना पड़ेगा क्योंकि सबको यहाँ पर सेम रिसोर्सेज नहीं मिले हैं। और अगर आपको ये भी लग रहा है कि सबको यहाँ पर सेम रिसोर्सेज मिल रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग ये बोलेंगे कि आप तो फिर यहाँ पर फ्री कोचिंग प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन ऐसे में उन लोगों को कल्चरल कैपिटल इनहेरिट नहीं हो पाएगी, सोशल कैपिटल इनहेरिट नहीं हो पाएगी। कल्चरल कैपिटल बेसिकली जो फैमिली बैकग्राउंड होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसके अलावा सोशल कैपिटल की कितनी ज़्यादा नेटवर्किंग स्किल्स है। बेसिकली यहाँ पर किसी को किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना होता है तो उसको उसके लिए गाइडेंस चाहिए होती है। तो अगर आपका फैमिलियल बैकग्राउंड हो तो वैसे में आपको गाइडेंस मिलना बहुत आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप वहाँ पर फर्स्ट टाइम लर्नर हो। तो बेसिकली यही सब इसमें बताया गया है। आगे चलते हैं।
यहाँ पर एक केस की बात की गई थी। इट रेफर टू द डिसीजन ऑफ द कोर्ट इन द केस बी के पवित्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ये बात बोली गई थी जो एग्जामिनेशन हमें ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल लगते हैं, लेकिन वो एक्चुअली न्यूट्रल नहीं होते हैं। वो और ज़्यादा सोशल इनइक्वालिटी को परपेचुएट करते हैं, क्योंकि जो फॉरवर्ड क्लासेस होते हैं उनके पास यहाँ पर सोशल इनहेरिटेंस है, कल्चरल इनहेरिटेंस है, जो कि आपको बाकी कम्युनिटीज़ जिसमें रिजर्वेशन मिलता है उसमें आपको ये इनहेरिटेंस नहीं मिलेगा, आपको सोशल इनहेरिटेंस नहीं मिलेगा, आपको कल्चरल इनहेरिटेंस नहीं मिलेगा। तो जो एग्जामिनेशन हमें बहुत ज़्यादा ओपन लग रहा है, एक्चुअली वो ओपन होता ही नहीं है। उसकी वजह से जो सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं वो और ज़्यादा परपेचुएट होती हैं। तो बेसिकली यहाँ पर यही बताया, इंडिविजुअल्स को गाइडेंस लेना या एडवाइस लेना बहुत आसान हो जाता है अगर वो फॉरवर्ड कास्ट को बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनका फैमिलियर बैकग्राउंड वही होता है। तो दस अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैमिली हैबिटस, कम्युनिटी लिंकेजेस एंड इनहेरिटेड स्किल वर्क्स टू द एडवांटेज ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू सर्टेन क्लासेस, जिसकी वजह से जो मेरिट है, जिसको हम सो कॉल्ड मेरिट कह रहे हैं, एक्चुअली वो मेरिट नहीं है। यहाँ पर कुछ लोगों को ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी टू रिसोर्सेज मिल रहा है, उनके पास यहाँ पर कल्चरल इनहेरिटेंस है, सोशल इनहेरिटेंस है, जो कि बाकी यहाँ पर कम्युनिटीज़ को नहीं मिल रहा है। इसीलिए कभी भी नहीं बोल सकते कि जो रिजर्वेशन है वो मेरिट के अगेंस्ट जाता है, क्योंकि एक्चुअली मेरिट में भी सबको इक्वल एक्सेसिबिलिटी नहीं मिल रही है। The court clarified that this is not to say that performance in competitive examination or admission in higher educational institution does not require a great degree of hard work। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन में उनको उनके लिए भी मेहनत करना ज़रूरी है। यहाँ पर अगर कोई फॉरवर्ड क्लास से बिलोंग कर रहा है तो उसके लिए भी मेहनत करना ज़रूरी है, लेकिन उसको इतनी मेहनत नहीं लगेगी एज़ कम्पेयर टू कोई अगर यहाँ पर फर्स्ट क्लास लर्नर है। द रिटोरिक सराउंडिंग मेरिट ऑब्सक्योर्स द वे इन विच फैमिली स्कूलिंग फॉर्च्यून। तो यहाँ पर फैमिली भी कोई ना कोई रोल प्ले करती है कि आपका सोशलाइजेशन कैसे हुआ, आपकी फैमिली का बैकग्राउंड कैसा, आपकी स्कूलिंग कैसी है, आपकी सोशल नेटवर्किंग स्किल्स कैसी हैं, आपका फॉर्च्यून कैसा है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपको आगे बढ़ने में कितनी मुश्किल होने वाली है, आपको आगे बढ़ने में कितना आसान होने वाला है। While examinations are a necessary and convenient methods of distributing educational opportunities, लेकिन मार्क्स कभी भी इंडिविजुअल मेरिट को गेज करने का सही तरीका नहीं हो सकते हैं। इसीलिए कभी भी मार्क्स मेरिट के लिए प्रॉक्सी नहीं बन सकते हैं। एट द बेस्ट एग्जामिनेशन सिर्फ ये बता सकता है आपकी करंट कंपिटेंस ऑफ इंडिविजुअल क्या है, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि एक इंडिविजुअल का टोटल पोटेंशियल कितना ज़्यादा है। पॉइंटिंग आउट द रिजर्वेशन इंश्योर्स अपॉर्चुनिटीज़ आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे। तो बेसिकली रिजर्वेशन यही इंश्योर करता है कि यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो लोगों में बराबर बटें। वो फिर भले किसी भी फॉरवर्ड कास्ट से आ रहा हो या तो फिर नहीं आ रहा हो, लेकिन यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ को इक्वल तरीके से बंटने के लिए ज़रूरी रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। आगे चलते हैं, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अमर जवान ज्योति की यहाँ पर बात की गई थी। तो अमर जवान ज्योति यहाँ पर 1971 वॉर में जिन भी सोल्जर्स की को ट्रिब्यूट पे करने के लिए यहाँ पर अमर जवान ज्योति की फ्लेम को लगाया गया था। तो द फ्लेम ऑफ द अमर जवान ज्योति वॉज एस्टैब्लिश टू पे ट्रिब्यूट टू सोल्जर्स हु डाइड इन द 1971 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसके बाद यहाँ पर बांग्लादेश लिबरेट हुआ था। तो आपको बस अमर जवान ज्योति पता होना चाहिए, बाकी हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर यही बताया गया है कि जो इंडियंस हैं उनको अपने राइट्स तो पता है, लेकिन वो अपनी ड्यूटीज़ के लिए ऑब्लिगेशन नहीं पे करते। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थर्सडे फ्लैग्ड अटेम्प्ट्स टू टार्निश इंडियाज इमेज इंस्टेड गिविंग प्रेसिडेंस टू राइट्स एंड कंप्लीटली फॉरगेटिंग अबाउट ड्यूटीज एवर सिंस इंडिपेंडेंस हैड लेफ्ट द कंट्री वीक। तो यहाँ पर ड्यूटीज़ को भी उतना ही फुलफिल करना चाहिए जितने कि हम अपने राइट्स की बात करते हैं। यहाँ पर बात की गई यूएन शुड रिकॉग्नाइज फोबिया अगेंस्ट हिंदूज, बुद्धिस्ट एंड सिख्स। तो जहाँ पर यहाँ पर क्रिश्चियनोफोबिया की बात की जाती है, इस्लामोफोबिया की बात की जाती है, एंटी सेमिटिज्म की बात की जाती है, लेकिन वहाँ पर हिंदू फोबिया, बुद्धिस्ट फोबिया, सिख फोबिया की बात नहीं की जाती है, जबकि इन रिलीजन्स के अगेंस्ट भी उतना ही फोबिया है। In the past 2 years, several member states driven by their political, religious and other motivations। तो बेसिकली यहाँ पर एक बात और बोली गई है कि यहाँ पर टेररिज्म को लेबल करने की कोशिश की जाती है कि जो टेररिज्म उसको टेररिज्म ना बोल के ये बोला जाएगा ये तो वायलेंट नेशनलिज्म है, या ये राइट विंग एक्सट्रीमिज्म है, या ये वायलेंट एक्सट्रीमिज्म, उसको बेसिकली टेररिज्म नहीं बोला जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो बेसिकली ये सब कुछ टेररिज्म की ही मैनिफेस्टेशन है। इसीलिए कभी भी टेररिज्म को यहाँ पर डिवाइड करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, माई टेररिस्ट वर्सेज योर टेररिस्ट। अगर हमें टेररिज्म के खिलाफ लड़ना है तो टेररिज्म की हर मैनिफेस्टेशन को यहाँ पर कंडेम करने की ज़रूरत है। तो ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी जो कि क्लियरली स्टेट करती है टेररिज्म हर फॉर्म में, हर मैनिफेस्टेशन में कंडेम किया जाना चाहिए, और किसी भी टेररिज्म के एक्ट का कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता कि ये तो राइट विंग एक्सट्रीमिज्म है या तो नेशनलिज्म के चलते ऐसा कर दिया। नहीं, टेररिज्म इज टेररिज्म और आपको उसको कंडेम करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, हम डिस्कस नहीं करेंगे। शैबी मूव, तो यहाँ पर अगस्त 5, 2019 के बाद जब यहाँ पर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन
उसके बाद ऐसे एक्यूजेशंस आए कि यहाँ पर हार्श लॉ का यूज़ किया जा रहा है, यूएपीए का यूज़ किया जा रहा है, पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट का यूज़ किया जा रहा है अगेंस्ट इंडिविजुअल जर्नलिस्ट। तो सिंस अगस्त 5 2019 जो जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ इन्वाइटेड एक्यूजेशंस दैट इट वाज अटेम्प्टिंग टू सबड्यू द मीडिया, तो यहाँ पर मीडिया की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। जर्नलिस्ट के अगेंस्ट यहाँ पर यूएपीए लगाया जा रहा है, पीएसए लगाया जा रहा है। तो बेसिकली यही इसमें बताया गया, जो कि हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे द मिसिंग फेडरल स्पिरिट। पावर्स को यहाँ पर डिवाइड किया गया बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, और ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली एनविसाज की गई है। इसके लिए लिस्ट भी है, जैसे कि 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर 3 लिस्ट की बात करता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं क्लियरली डिमार्केटेड है। और यहाँ पर हर गवर्नमेंट के पास उनके अपने सब्जेक्ट्स हैं जिसमें उनके पास पूरी ऑटोनॉमी है, वो अपनी पूरी ऑटोनॉमी के साथ यहाँ पर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। बाद में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को भी यहाँ पर इंस्टीट्यूट किया गया था 73rd और 74th अमेंडमेंट के बाद, ताकि यहाँ पर ग्रास रूट डेमोक्रेसी आ सके, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी आ सके। आर्टिकल 246 और आर्टिकल 243 जी बात करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे डिवाइड होगी बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट। आर्टिकल 280 यहाँ पर फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं, जो कि यहाँ पर टैक्सेस को डिवॉल्व करने का काम करेगी। इसके अलावा कंसल्टेटिव बॉडीज़ होती हैं, डेलिब्रेटिव बॉडीज़ होती हैं, ताकि यहाँ पर जो फेडरलिज्म की स्पिरिट है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो सके। आर्टिकल 263 यहाँ पर इंटर स्टेट काउंसिल की बात करते हैं। फिर यहाँ पर प्लानिंग कमीशन की बात की गई कि प्लानिंग कमीशन जो है वो फेडरल नेचर ऑफ द पॉलिटी को इंश्योर करने की कोशिश करते हैं। इंटर स्टेट ट्रिब्यूनल्स हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, लेकिन पिछले कुछ सालों में देखा गया कि फेडरल स्पिरिट को हार्म करने की कोशिश की जा रही है। जो प्लानिंग कमीशन उसको यहाँ पर स्क्रैप कर दिया गया है। इंटर स्टेट काउंसिल बस पिछले 7 सालों में सिर्फ एक बार मिली है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एक भी बार नहीं मिली है। 15th फाइनेंस कमीशन देखें तो उसका जो टेन्योर है वो कंट्रोवर्सी में रहा है। जीएसटी की वजह से यहाँ पर जो स्टेट की पावर थी टैक्स लेने की वो कम हो गई है। आर्टिकल 370 को हटा दिया गया बिना स्टेट लेजिस्लेचर से यहाँ पर कंसल्ट किए हुए। पार्लियामेंट यहाँ पर एग्रीकल्चर के लॉ के ऊपर सब्जेक्ट बना रही, जबकि एग्रीकल्चर यहाँ पर स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। इसके अलावा जो कुछ सेंट्रल एग्जामिनेशन है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बायस्ड हैं। जो बीएसएफ का जूरिसडिक्शन यहाँ पर बढ़ा दिया गया बिना स्टेट की कंसल्टेशन के। तो बेसिकली इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि कैसे स्टेट्स की पावर को इंक्रोच करने की कोशिश की जा रही है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एट स्टेक इन यूक्रेन, अब यहाँ पर यूक्रेन के आसपास रशिया ने अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिया। ऑथर ने बेसिकली यही बताया कि अगर कुछ भी यहाँ पर मिलिट्री स्टेप लिया जाता तो उसकी वजह से इंडिया को परेशानी हो सकती है, जो कि 2014 में इंडिया को हुई थी। क्योंकि अगर यहाँ पर रशिया अगर कुछ भी मिलिट्री स्टेप लेगा तो उसकी वजह से जो वेस्ट है उसके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। अगर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे तो रशिया को यहाँ पर डिप्लोमेटिक के लिए चाइना के पास जाना पड़ेगा, और रशिया अगर चाइना के पास जाएगा तो इंडिया के जो सेंटीमेंट्स उसकी वजह से हर्ट होंगे, इंडिया की जो डिप्लोमेसी है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, वो हर्ट होगी। तो इन 2014 द रशियन एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर इंडिया एंड इफ मॉस्को अगेन टर्न्स मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट यूक्रेन, तो यहाँ पर अगर रशिया मिलिट्री एक्शन लेता है यूक्रेन के अगेंस्ट तो उसकी वजह से जो रशिया के साथ हमारे रिलेशन वो ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो रशिया है वो और ज़्यादा पास चला जाएगा चाइना के। फॉर वन इट वुड हिंडर दिल्लीज इंटरेस्ट इन प्रिवेंटिंग अ फर्दर डीपनिंग ऑफ रशियाज टाइज विद चाइना, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर रशिया को सारे ही कंट्रीज आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में एक रशिया को पार्टनर चाहिए हो, और वो रशिया को जो पार्टनर मिलेगा वो रशिया का एलाय है जो कि चाइना है। आगे चलते हैं हम। आईएएस ऑफिसर्स एंड सेंट्रल पोस्टिंग। अब यहाँ पर आईएएस कार्डर रूल्स में कुछ चेंजेस करने की बात की जा रही है। अगर हम करंट रूल देखें तो क्या है, तो रूल 61 ऑफ द आईएएस कार्डर रूल्स 1954 1969 का रूल है, जिसमें ये 61 ऐड किया गया था, जो कि ये बोलता है कि यहाँ पर कार्डर ऑफिसर को सेंट्रल डेपुटेशन के लिए लाया जा सकता है विद द कंकरेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स कंसर्न्ड एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की कंकरेंस लगेगी और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट से भी पूछा जाएगा, उसके बाद यहाँ पर सेंट्रल डेपुटेशन पर लाया जा सकता है। अगर यहाँ पर कोई डिसएग्रीमेंट है तो डिसएग्रीमेंट में यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होगी। तो प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ एनी डिसएग्रीमेंट द मैटर शैल बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एंड द स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट्स कंसर्न शैल गिव इफेक्ट टू द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर डिसएग्रीमेंट के केस में यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को प्राइमेसी देने की कोशिश की जाएगी। अब यहाँ पर चेंज रूल्स क्यों किए जा रहे हैं? अब चेंज रूल्स इसीलिए किए जा रहे हैं क्योंकि सेंट्रल डेपुटेशन के लिए यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो ऑफिसर्स को नहीं छोड़ते हैं, और सेंट्रल डेपुटेशन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑफिसर्स की शॉर्टेज हो रही है। तो वेरियस स्टेट जॉइंट कार्डर्स आर नॉट स्पॉन्सरिंग एडिक्वेट नंबर ऑफ ऑफिसर्स फॉर सेंट्रल डेपुटेशन एज पार्ट ऑफ द सेंट्रल डेपुटेशन रिजर्व, जिसके बाद यहाँ पर सेंटर ने सोचा कि रूल्स में ही हम कुछ चेंज कर देते हैं। तो प्रोवाइडेड दैट ईच स्टेट गवर्नमेंट शैल मेक अवेलेबल फॉर डेपुटेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब चेंजेस के बाद ये होगा कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की प्राइमेसी हो जाएगी कि अगर सेंट्रल डेपुटेशन के लिए यहाँ पर ऑफिसर्स चाहिए तो स्टेट गवर्नमेंट को देने ही पड़ेंगे। तो बेसिकली इसी का ही विरोध कर रहे हैं स्टेट्स की, इसकी वजह से जो स्टेट्स की है वो पावर कम हो जाएगी।
द कंसर्न ओवर 5G इन द फ्लाइट सेफ्टी, तो ये कल मैंने आपको डिस्कस बताया था कि क्या है। तो बेसिकली इंटरफेरेंस होगा 5G रोल आउट के बाद। इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम है कि जो ऑल्टीमीटर्स है उसके साथ इंटरफेरेंस हो सकता है, क्योंकि बेसिकली दोनों में ही सेम फ्रीक्वेंसी के स्पेक्ट्रम यूज़ किया गया है। तो यही प्रॉब्लम है। तो फ्रीक्वेंसीज यूज बाय द टेलीकॉम कंपनीज इज वेरी क्लोज टू द फ्रीक्वेंसी यूज बाई ऑन बोर्ड इंस्ट्रूमेंट सच एज ऑल्टीमीटर, जिसकी वजह से डिसरप्शन हो सकता है। यहाँ पर ब्रेंट इंडेक्स की बात की गई है। तो ऑयल प्राइस इंडेक्स होता है, आपको पता होना चाहिए ब्रेंट क्रूड क्या है, ऑयल प्राइस इंडेक्स है। और स्पाइक क्यों हो रहा है ब्रेंट क्रूड में, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि सप्लाई साइड डिसरप्शंस हो रखे हैं। आबू धाबी की यहाँ पर जो ऑयल टैंक उसके ऊपर यहाँ पर हाउदी रेबल्स ने अटैक कर दिया, तो उसकी वजह से भी सप्लाई साइड डिसरप्शंस और ज़्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ब्रेंट क्रूड में हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। द इरप्शन ऑफ द हुंगा टोंगा हुंगा हापाई वॉल्केनो, तो ये आपको पता होना चाहिए। वॉल्केनो ये टोंगा में जिसका इरप्शन देखने को मिला है, तो इसका नाम है हुंगा टोंगा हुंगा हापाई वॉल्केनो। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।